हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रेनू। और आज यहाँ पर हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक, एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मीनिंग क्या होता है और इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट हैं उसको साथ साथ हम करेंगे क्वेश्चंस के साथ। और ये जो क्वेश्चंस हमने लिए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड हैं, यानी कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें मेनली किस तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको लेकर हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ में उसका थ्योरेटिकल पार्ट भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, क्योंकि इसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे जिससे कि आप आगे आने वाले वीडियोस को देख सकें और उसके साथ आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पूरी अच्छे से तैयारी कर सकें। तो लास्ट तक जरूर देखिए। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, सबके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स होते हैं और वो सिस्टम्स जब वर्क करते हैं तभी हमारी बॉडी पूरी तरह से वर्क करती है। तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन। बॉडी में यूरिन के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन, यानी मूत्र के माध्यम से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। बी आंसर इसका राइट आंसर है। अभी हम यहाँ पर बात करें तो डिफरेंट टाइप के वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी के अंदर बनते हैं, यानी कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं और उन सब के बारे में अगर हम देखें तो देखिए, आपको पसीना आता है, वो भी एक तरह का वेस्ट मटेरियल है जो कि आपकी स्किन के थ्रू बाहर निकाला जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें लंग्स की, तो आप जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है और लंग्स के थ्रू उसको बाहर निकाला जाता है, ये भी एक वेस्ट मटेरियल होता है। लिवर की अगर आप बात करते हैं तो लिवर से भी जो डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स वहाँ पर फॉर्म होते हैं या डिफरेंट टाइप की जो सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं वो लिवर के थ्रू बाहर निकाले जाते हैं। और आपको एक चीज़ और इंटरेस्टिंग यहाँ पर बताएं कि जो यूरिया का फॉर्मेशन होता है वो भी लिवर में ही होता है। तो ये वेस्ट मटेरियल लिवर के थ्रू भी बाहर निकाले जाते हैं। इंटेस्टाइन की अगर आप बात करें तो ये एक डिफरेंट चीज़ है। अगर हम किडनीज की बात करते हैं तो यूरिन के थ्रू किडनीज से वेस्ट मटेरियल बाहर निकाला जाता है, ये सब आप लोग जानते हैं। इंटेस्टाइन की बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये जो वेस्ट मटेरियल है ये एक्चुअल में डाइजेशन ऑफ फूड से बनते हैं। जब फूड का डाइजेशन होता है, यानी कि भोजन जब आपकी आहार नली में जाके पचता है, तब वहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल बनता है वो इंटेस्टाइन उसमें यूज होती है, यानी कि आपकी आंत में वो बनता है और उसको बाहर निकाला जाता है और उस प्रोसेस को हम ईजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ईजेशन। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्सक्रीशन की। तो ये जो प्रोसीजर है ये डिफरेंट प्रोसीजर होता है। इसमें सॉलिड वेस्ट मटेरियल जो कि डाइजेस्टेड फूड से बनता है उसको बाहर निकाला जाता है, जबकि लंग्स से बनने वाला, यानी लंग्स में आप कहेंगे कि जो गैसेस बन रही हैं वो वेस्ट मटेरियल है। स्किन की अगर हम बात करें तो स्वेट के रूप में, पसीने के रूप में उससे आपका वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। लिवर की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया यूरिया यहाँ पर फॉर्म होता है और वो यूरिन के थ्रू किडनी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स आपके अलग अलग तरीके से वेस्ट पदार्थों को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि रिमूवल ऑफ वेस्ट एज यूरिन, यूरिन के रूप में जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकाला जाता है उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कह रहे हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो भी सॉलिड वेस्ट आपकी डाइजेशन से फॉर्म होता है, यानी कि फीकल मैटर आप कह सकते हैं उसको, जो भी अपशिष्ट पदार्थ आपकी एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम में बनता है उसको बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम ईजेशन कहते हैं। ठीक है, रिमूवल वहां से भी होता है लेकिन वो सॉलिड वेस्ट के रूप में होता है। एक्सक्रीशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट,
आपकी बॉडी से नाइट्रोजन वाले वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालने का प्रोसेस एक्सक्रीशन कहलाता है। रिमूवल, बाहर निकालना, नाइट्रोजनस वेस्ट जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उनको बॉडी से बाहर निकालने की क्रिया को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। अब आपकी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल फॉर्म हो रहे हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस, डिफरेंट टाइप के, ये सब जो है वेस्ट के रूप में होते हैं। उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा होता है? तो ऐसा वेस्ट जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू बनता है, यानी कि बॉडी के अंदर जो भी टूट फूट या रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ये जानते होंगे आप, यानी कुछ जो प्रोसेसेस होते हैं आपकी बॉडी के अंदर वो कुछ नई चीजें बनाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बनी हुई चीजों को तोड़ते हैं और उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ? डिफरेंट रिएक्शंस जो होती हैं उनसे फॉर्म होने वाले सब्सटेंसेस, तो वो बनते हैं अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड के रूप में। इन सब के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन इनके अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको नाइट्रोजनस वेस्ट कहा जाता है। और मेजर जो नाइट्रोजनस वेस्ट पदार्थ होते हैं वो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड के रूप में होते हैं। इनमें से भी अमोनिया जो होता है वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक या विषैला पदार्थ होता है, मोस्ट टॉक्सिक या सबसे ज्यादा विषैला होता है। और सबसे कम विषैला वो होता है यूरिक एसिड। ठीक है, तो जो भी वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉइजनस हैं, बहुत ज्यादा टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब पॉइजनस आप कह सकते हैं, विषैला कह सकते हैं, तो बहुत ज्यादा पॉइजनस है आपकी बॉडी के अंदर, वो रुक नहीं सकते हैं, उनको बाहर निकालना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से। तो उसके लिए हर जो एनिमल्स हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और यूरिया। उनकी कैटेगरी, उनके बेसिस पर उन एनिमल्स को भी कैटेगराइज कर दिया गया है कि उनके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो आइए देखते हैं उसके बारे में कि ये सब चीजें क्या होती है। अगर हम टाइप ऑफ एक्सक्रीशन की बात करें तो ऐसे एनिमल्स जिनमें अमोनिया का को रिमूव किया जाता है। किसको रिमूव किया जाता है? अमोनिया को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, जो कि वेस्ट मटेरियल के रूप में बनती है। और ऐसे एनिमल्स को हम अमोनोटैलिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उनको? अमोनोटैलिक कहते हैं। किस किस में होता है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा विषैला पदार्थ होता है, मोस्ट टॉक्सिक होता है, तो इसको रिमूव करने के लिए बहुत सारे वाटर की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे अमाउंट में पानी की जरूरत पड़ती है बॉडी से बाहर निकालने के लिए। तो मोस्टली ये एक्वेटिक यानी कि पानी में रहने वाले एनिमल्स के अंदर देखा जाता है। अमोनोटैलिक वो ऐसे एनिमल्स के अंदर होता है जो कि वाटर बेस्ड होते हैं या एक्वेटिक होते हैं। उनमें आते हैं एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स या फिशेज या फिर एक्वेटिक एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब आप फ्रॉग जानते हैं, फ्रॉग के बारे में आपने पढ़ा है, सुना है। तो फ्रॉग जो होता है वो एम्फीबियन की कैटेगरी में आता है, लेकिन फ्रॉग में भी जब वो टैडपोल स्टेज में होता है, यानी कि फ्रॉग पानी के अंदर जाके अंडे देता है, ये आपको मालूम है, और उसके जो बेबीज होते हैं, स्मॉल बेबीज, वो पानी में ही रहते हैं। तो एक्वेटिक एम्फीबियंस का मतलब जब वो टैडपोल स्टेज में होता है, जब उसका डेवलपमेंट हो रहा है पानी के अंदर, एग में से जो स्मॉल बेबीज निकलते हैं उनको हम टैडपोल कहते हैं। उनके अंदर जो रिमूवल ऑफ वेस्ट है वो अमोनिया की फॉर्म में होता है और वो अमोनोटैलिक कहलाते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देन दूसरा जो पार्ट था दैट इज यूरिया, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनमें यूरिया के रूप में वेस्ट बाहर निकलते हैं उनको यूरियोटैलिक कहा जाता है। और मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस यानी फ्रॉग के अंदर, फ्रॉग का टैडपोल तो इस कैटेगरी में आता है, लेकिन जो फ्रॉग है वो किस कैटेगरी में आता है? वो इस कैटेगरी में आता है। तो फ्रॉग में जो यूरिया है उसका यूरिनेशन के रूप में, या आप कह सकते हो कि यूरिया के रूप में एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बाहर निकाले जाते हैं और वो यूरियो टैलिक कहलाता है। इसी तरह से ऑल मैमल्स, मैमल्स का मतलब सारे स्तनधारी प्राणी इंक्लूडिंग अस, यानी कि ह्यूमन बींग्स को मिला के जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं उन सब के अंदर यूरिया के रूप में वेस्ट बाहर निकाला जाता है और ये यूरियोटैलिक कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम यूरिकोटैलिक। यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल है वो यूरिक एसिड के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? यूरिक एसिड, यूरिको, समझ में आ रहा है आपको? यूरिया यूरियोटैलिक और यूरिक एसिड यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। तो जहां पर यूरिक एसिड की फॉर्म में बाहर निकाला जाता है वेस्ट मटेरियल वो यूरिकोटैलिक होते हैं। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स, ज्यादातर इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप और बर्ड्स जो होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। ये सबसे कम विषैला होता है, लीस्ट टॉक्सिक होता है, इसलिए इसको बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आप अगर नोटिस किए हो कभी तो बर्ड्स और जो भी रेप्टाइल्स में कौन आते हैं? रेप्टाइल्स में आते हैं रेंगने वाले जानवर। तो आप लिजार्ड की बात कर सकते हैं, स्नेक की बात कर सकते हैं रेप्टाइल्स में, और डिफरेंट जो एनिमल्स हैं क्रोकोडाइल वगैरह इन सब की बात कर सकते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो कि
रेप्टाइल्स हैं, वहां पर जो वेस्ट मटेरियल है वो एक पेस्ट के रूप में होता है, सेमी सॉलिड पेस्ट के रूप में बाहर निकाला जाता है। और उसमें क्योंकि बहुत कम या लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होती है, इसलिए वो सेमी सॉलिड पेस्ट के रूप में होता है। लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, ज्यादा टॉक्सिक नहीं है, पानी की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है बाहर निकालने के लिए, तो लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि बहुत कम टॉक्सिक है, इसलिए वो किसके रूप में होता है, एक पेस्ट के रूप में बाहर निकलता है। और ऐसे एनिमल्स को हम यूरिकोटैलिक कहते हैं। अब हम यहाँ पर बात करें कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो देखिए जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि जो ब्रेक डाउन होते हैं या जो भी रिएक्शंस हैं वो जब होती हैं आपकी बॉडी के अंदर, बहुत सारे सब्सटेंसेस जो आप यूज करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स हैं, इन सब का जब डाइजेशन होता है तो जो वेस्ट मटेरियल है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर इनकी हम बात करें कि वो ब्रेकडाउन जब हो रहे हैं तो प्रोटीन से अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है ब्रेकडाउन में, और अमीनो एसिड्स से जो होते हैं वो अमीनो ग्रुप उनके अंदर प्रेजेंट होता है। इसी तरह से अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो वो भी नाइट्रोजनस बेसिस से बने होते हैं और उनके ब्रेकडाउन से भी अमीनो ग्रुप रिलीज होता है, यानी कि अमोनिया उनके अंदर प्रेजेंट होती है या नाइट्रोजन उनके अंदर किसी ना किसी रूप में प्रेजेंट होती है। तो ये जो अमीनो ग्रुप है इससे फॉर्मेशन होता है अमोनिया का, यूरिया का और यूरिक एसिड का। अब इन सब के अंदर आप देख रहे हैं एक चीज कॉमन है, नाइट्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। एन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे वेस्ट मटेरियल जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट कहलाते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर 3 तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म हुए, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, और उनके बेसिस पर हमने एनिमल्स को भी कैटेगराइज कर दिया या उनकी भी हमने श्रेणियां बना दी। क्या कौन कौन सी हो गई, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक, जिसमें से सबसे ज्यादा विषैला अमोनिया होता है और उसको बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत होती है। तो ये किस में देखने को मिलता है, ये मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स में देखने को या पानी में रहने वाले एनिमल्स में देखने को मिलता है। यूरियोटैलिक की बात करें तो यूरिया के रूप में, और उनको उनमें हम ह्यूमंस जो होते हैं या मैमल्स जो होते हैं स्तनधारी, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। यूरिकोटैलिक की अगर हम बात करते हैं तो लिजार्ड, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन, हम यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास है, बर्ड्स क्या होते हैं। ऑप्शन अगर आप देखें तो जैसा अभी हमने पढ़ा, उनके डिफरेंट वेस्ट मटेरियल के बेसिस पर उनको डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया है। तो बर्ड्स को हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, अमोनिया नहीं होती है बर्ड्स के अंदर, यूरिया नहीं होता है बर्ड्स के अंदर, बर्ड्स को हम यूरिकोटैलिक कहते हैं। तो राइट आंसर इज सी। ठीक है, बर्ड्स कहते कैसे हैं, यूरिकोटैलिक, यानी कि उनके अंदर यूरिक एसिड के रूप में वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाता है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स की भी हमने बात की थी, सरीसृप कैटेगरी जो होती है यानी कि रेंगने वाले जानवर, उनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किसके रूप में होता है। तो अभी हमने ये भी बात किया था कि वो यूरिक एसिड की फॉर्म में होता है, उनको हम यूरिकोटैलिक कहते हैं। तो सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या उत्सर्जन उत्पाद जो है वो यूरिक एसिड के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन फिशेज। फिशेज के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा होता है, तो वो प्रोडक्ट होता है अमोनिया, जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं, फिशेज आर अमोनोटैलिक, फिशेज को अमोनोटैलिक की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा होता है। सबसे ज्यादा विषैला नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, वो होता है अमोनिया, और वो फिशेज अमोनोटैलिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया फ्रॉम अमोनिया। ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो अमोनिया जो फॉर्म होती है वो लिवर के अंदर जाकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है। और यूरिया एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। तो मानव शरीर में अगर हम बात करें तो अमोनिया जो फॉर्म हो रही है वो एक साइकिल होता है लिवर के अंदर, जिसको हम कहते हैं ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल, उस साइकिल के थ्रू ये अमोनिया जो होती है वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर यूरिया को यूरिन के थ्रू किडनी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो फॉर्मेशन है यूरिया का वो कहाँ पर होता है, लिवर के अंदर होता है। राइट आंसर इज बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, उससे पहले हम समझ लेते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जैसा कि हमने कहा कि वहाँ पर यूरिया का फॉर्मेशन लिवर में होता है, लेकिन ये भी हम जानते हैं कि जो यूरिन है वो किडनीज के थ्रू फॉर्म होता है और वहाँ से उसको यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा, यहाँ पर मैं साथ साथ आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी सॉल्व करवाती जा रही हूँ। आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप पूरी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो मेन पार्ट होते हैं वो होते हैं किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। यहाँ पर ये जो शो किया गया है ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा एक सिस्टम है जहाँ पर आपको मालूम है 2 किडनीज होती हैं हमारे पास। उसके बाद हम बात करें तो जो किडनीज हैं वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जुड़ी होती हैं, इसको हम यूरेटर कहते हैं। ये जो ट्यूब्स हैं किडनी से निकल रही हैं, ये वाली ट्यूब्स जो निकल रही हैं किडनी से, ये इनको हम कहते हैं यूरेटर। एंड यूरेटर जुड़े होते हैं यूरिनरी ब्लैडर जो कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस यूरिनरी ब्लैडर में वो जो यूरिन होता है वो स्टोर रहता है। आपका देखिए यूरिया जो फॉर्म हुआ था कहाँ पर, लीवर में, वो आता है किडनीज में और किडनीज में आने के बाद उसको यूरिन में फॉर्म बदल दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद वो इस यूरेटर के थ्रू होकर यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। ब्लैडर एक बैग जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर उसको स्टोर कर लिया जाता है, यूरिन को स्टोर कर लिया जाता है एंड टाइम टू टाइम उसको एक्सक्रीट आउट किया जाता है, उसको बाहर निकाला जाता है यूरिथ्रा के थ्रू। ये सारे क्वेश्चन अभी आपके आने वाले हैं तो आपको ये पता चल गया होगा यूरेटर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर क्या है, यूरिथ्रा क्या है। अब हम बात करें अगर किडनीज की इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो इंटरनल स्ट्रक्चर अगर आप किडनीज का देखें तो देखिए इस तरह से दिखाई देती है किडनी आपके अंदर से, जिसमें उसके कुछ मेन पार्ट होते हैं। कॉर्टेक्स जो होता है इसका आउटर रीजन, ये जो सबसे बाहर वाला रीजन है इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। मेडुला की बात करें तो ये जो इनर पार्ट जिसके अंदर आपको इतने सारे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इसको हम कहते हैं मेडुला। मेडुला जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और हम कह सकते हैं कि जो ये तिकोने पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये रीनल पिरामिड कहलाते हैं और उसके बाद उनके टर्मिनल पोर्शंस जो होते हैं वो पेपिली कहलाते हैं और उसके बाद ये जो कोन शेप्ड स्ट्रक्चर है जहाँ पर ये खुलते हैं सारे पार्ट्स वो कहलाता है पेल्विस। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। बहुत डिटेल में मैं आपको यहाँ पर नहीं समझा रही हूँ क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना डिटेल नहीं आता है। नीट के लिए या हम किसी साइंस से रिलेटेड किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जैसे कि नर्सिंग के लिए या किसी और चीज़ के लिए, वहाँ पर इन सब की जरूरत पड़ती है। हम कॉमन बात कर रहे हैं तो इतना डिटेल नहीं है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये इसकी स्ट्रक्चर कॉमन क्या होती है, पेल्विस क्या है, कॉर्टेक्स क्या है, मेडुला क्या है। आइए अब हम बात करते हैं कि जो भी हमारी किडनी होती है वहाँ पर बहुत सारे एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो किडनी का पार्ट है ना, यहाँ पर ये किडनी बहुत सारे छोटी यूनिट्स से मिलकर बनी होती है और उन छोटी यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। स्मॉल यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। ये नेफ्रॉन्स एक्चुअल में किडनी की फंक्शनल यूनिट होती हैं। जो काम करता है ना यूरिन फॉर्मेशन का, वो नेफ्रॉन होते हैं और इसलिए इनको फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन कहलाती हैं एंड नेफ्रॉन जो होते हैं, मिलियन नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन ईच किडनी। 2 किडनी है हमारे पास, ठीक है, दोनों साइड की किडनी मिलाकर मिलियन नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि आप कहें एक किडनी में 1 मिलियन, दूसरी किडनी में 1 मिलियन। तो अगर आप टोटल नंबर बात करें तो 20 लाख के करीब आपके पास नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो नेफ्रॉन होते हैं ये फंक्शनल यूनिट है, यानी कि ब्लड से यूरिन का फॉर्मेशन करने का काम करता है ये पूरा यूनिट। देख रहे हैं ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड एक मशीन है और ये काम करती है कि किस तरह से जो ब्लड आ रहा है यूरिया को लेकर उससे यूरिन का फॉर्मेशन किया जाए। यूरिया डायरेक्ट नहीं निकल रहा है, उसका फॉर्मेशन हो रहा है वहां से किडनी के अंदर, यूरिन में कन्वर्ट किया जाता है उसको और उसके बाद वो बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो जो फंक्शनल यूनिट हो गई वो कौन सी हो गई, नेफ्रॉन हो गई। और हर किडनी में 10 लाख से ज्यादा, यानी कि 1 मिलियन नंबर ऑफ नेफ्रॉन आप कह सकते हैं। तो टोटल अगर दोनों किडनीज की बात करें तो करीब 20 लाख आपके पास नेफ्रॉन्स होते हैं। ये इसकी फंक्शनल यूनिट होती है। तो मेन जो काम होता है इनका वो होता है यूरिन फॉर्मेशन। अभी हम आगे देखेंगे इसको किस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप
इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करिए और साथ में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे कि आपको इन सब के बारे में आइडिया हो सकता है। लास्ट में हमने किडनी से रिलेटेड कुछ बीमारियों के बारे में भी डिस्कशन किया है, तो प्लीज प्लीज लास्ट तक देखना ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये जो यहाँ पर कुछ नेम्स दिए गए हैं उसमें से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है, नॉट, है ना, ये ध्यान रखना है आपको, कई बार क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मानव उत्सर्जन तंत्र का पार्ट नहीं है। देखिए जैसा कि हमने आपको बताया था, किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर और यूरिथ्रा, ये चार जो हिस्स पार्ट हैं ये मेन पार्ट होते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के। तो यहाँ पर हम बात करें, यूरेटर ये तो पार्ट होता है, यूरिथ्रा ये भी पार्ट होता है, यूरिनरी ब्लैडर ये भी पार्ट होता है, लेकिन यूट्रस इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। नॉट पूछा गया है, तो यूट्रस इज नॉट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, ये उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो ये तीनों तो उत्सर्जन तंत्र के ही हिस्से माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में फंक्शनल यूनिट यानी कि कार्यात्मक इकाई क्या होती है। कार्यात्मक इकाई की अगर हम बात करते हैं तो अभी हमने बताया ये जो स्ट्रक्चर जिसको हम कह रहे हैं नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन इज द राइट आंसर। यहाँ पर एक और वर्ड आ रहा है न्यूरॉन, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ये रिलेटेड होता है ब्रेन से या आपके नर्वस सिस्टम से। किससे रिलेटेड होता है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार हम इसको बिना सोचे समझे टिक कर देते हैं। तो नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ईच किडनी हैज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स, हर किडनी में नेफ्रॉन्स का नंबर कितना होता है। तो हर किडनी में मैंने आपको बताया कि ईच किडनी कंसिस्ट 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन, और उसको हम बात करते हैं तो 10 लाख की बात यहाँ पर हो जाती है। 20 लाख नहीं करिएगा, क्योंकि दोनों किडनियों में मिलाकर यहाँ पर पूछा ईच किडनी, हर किडनी में कितना होता है 10 लाख, तो 20 लाख नहीं होगा, 10 लाख नंबर यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर आर कनेक्टेड बाय, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर किसके थ्रू जुड़े रहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें इस स्ट्रक्चर को इजीली आपको समझ में आएगा, किडनी जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के साथ एक पाइप के थ्रू या ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़े रहते हैं, जिनको हम कहते हैं यूरेटर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज यूरेटर, ठीक है, मूत्र वाहिनी कहा जाता है इसको हिंदी में, इसको हम कहेंगे मूत्र वाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर का मेन फंक्शन क्या होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर का मेन फंक्शन हम बात करें तो स्टोरेज, यूरिनरी ब्लैडर एक कैसा स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर यूरिन स्टोर रहता है, तो स्टोरेज का काम करता है यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरिथ्रा, मूत्र मार्ग का क्या काम होता है। देखिए यूरेटर और यूरिथ्रा दो अलग अलग चीजें हैं, तो मूत्र मार्ग यानी कि जो कि बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है वो मूत्र मार्ग कहलाता है, आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन नो, स्टोरेज ऑफ यूरिन नो, कंट्रोल ऑफ यूरिनेशन नो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू आउटसाइड ऑफ बॉडी, ये आपका राइट आंसर है। यानी कि बॉडी को बॉडी से बाहर निकालने का काम, यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है, यूरिथ्रा। आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अभी हम बात करें यहाँ पर कि नेफ्रॉन का जो फंक्शन है वो क्या है, किस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस हम लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर, देखिए ये एक बहुत टिपिकल सा स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या करें, नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन की इंटरनल स्ट्रक्चर या नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने आपको शो की है। ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ऐसे मिलियन नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स हर किडनी में प्रेजेंट होते हैं, तो टोटल आपके पास 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं। अब देखिए यहाँ पर काम क्या होता है, जो भी ब्लड सप्लाई होती है यहाँ पर, वो ब्लड सप्लाई होती है आर्टरी, रीनल आर्टरी के थ्रू, ठीक है। ये जो रीनल आर्टरी है ये ब्लड लेके आती है आपका, जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है, वो यहाँ आता है इस कप जैसी स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्या कहते हैं, बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। ये जो बोमन्स कैप्सूल होता है इसके अंदर जाकर ये जो आर्टरीरियोल है ये गुच्छा बना लेती है, यानी कि इस तरह की एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है कैपिलरीज की, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है।
ये ग्लोमेरुलस कहलाता है। और ये जो ग्लोमेरुलस होता है ये हेल्प करता है ब्लड को फिल्टर करने में। ठीक है, जो ब्लड आ रहा है उसके अंदर वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है वो यहाँ पर छन जाता है, फिर ये इस कैप्सूल के अंदर आता है, कैप्सूल से फिर ये आगे एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर में सप्लाई हो जाता है। इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल यानी कि PCT। और उसके बाद ये एक लूप जैसी स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम कहते हैं हैंडलेज लूप, और फिर वो अगेन एक लूप जैसी स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम कहते हैं DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इस तरह से ये जो पार्ट होता है PCT, DCT और हैंडलेज लूप, इसको हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। उसके बाद ये खुल जाता है कलेक्टिंग डक्ट, एक बड़ी सी डक्ट होती है जो कि यूरिन यहाँ तक जाते जाते फॉर्म हो जाता है और फिर वो आगे यूरेटर के थ्रू होते हुए यूरिथ्रा में यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाके कलेक्ट हो जाता है। अब देखिए ये जो यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो एक बहुत टिपिकल प्रोसेस होता है। बहुत डिटेल नहीं देखेंगे, सिर्फ हम उसके आउटलाइंस यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, जिसमें से एक कहलाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा कहलाता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा कहलाता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। समझिए इसको किस तरह से होता है। सबसे पहले जो ब्लड है जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है वो एफरेंट आर्टेरियोल से आता है। यहाँ पर जो एक गुच्छा बना हुआ है जिसको हम ग्लोमेरुलस कह रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ ही जब आता है तो वो छन जाता है, फिल्टर हो जाता है। और ये जो फिल्टर है इसमें 90% पार्ट इसका फिल्टर हो जाता है। और ये जो फिल्ट्रेट है होता है, यानी कि जो भी बना यहाँ पर, जो फिल्टर होने के बाद लिक्विड पार्ट आया वो आगे पास ऑन हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ जो सॉलिड पार्ट है या जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो इससे छनते नहीं है, लिक्विड पार्ट छन जाता है, लेकिन उसमें कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी छन के इसके अंदर आ जाते हैं। आगे ये पास ऑन होता है, कहाँ आ जाता है, ये इसमें आ जाता है, देखिए इन ट्यूब्यूल्स में आ जाता है, जहाँ पर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर यूजफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो ब्लड के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड कैपिलरीज हैं यहाँ पर इसके चारों तरफ, देखिए लिपटी हुई हैं रेड कलर की, आप इधर देख रहे हैं। ये इसके चारों तरफ इस तरह से एक नेटवर्क बना लेती हैं, तो जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस इसके अंदर आ गए थे फिल्ट्रेट के अंदर वो सब बाहर निकल जाते हैं और इस ब्लड के अंदर एंटर हो जाते हैं। अब इस ब्लड के प्लाज्मा में जो वेस्ट मटेरियल होता है जो बचा हुआ, वो वापस से कहाँ आ जाता है, इस ट्यूब्यूल के अंदर आ जाता है। इसको हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो जो भी वेस्ट मटेरियल ब्लड में रह जाते हैं वो फिर से फिल्ट्रेट के अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह से लास्ट तक यहाँ पहुँचते पहुँचते कलेक्टिंग डक्ट तक आते आते ये कंसंट्रेटेड यूरिन में फॉर्म हो जाता है। और यहाँ पर बहुत सारा जो पानी इसके साथ बाहर निकला था वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि वो वापस बाहर निकल जाता है और कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्म हो जाता है। ये जो यूरिन है ये ब्लैडर में जाके इकट्ठा हो जाता है और वहां से फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वाटर का वो कहाँ पर होता है, कलेक्टिंग डक्ट में होता है मोस्टली। और बहुत सारा जो वाटर है वो वहां से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है वापस से, जिससे कि आपका जो यूरिन है उसके साथ वाटर लॉस ज़्यादा ना हो। ये जो प्रोसेस है बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसमें जो एब्जॉर्प्शन है वाटर का उसमें भी कुछ हार्मोनल पार्ट भी काम करता है। ADH हार्मोन यहाँ पर काम करता है जिसमें कि जिसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ये वाटर का बॉडी से ज़्यादा अमाउंट में अगर वाटर बाहर निकलेगा तो क्या होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आप कह सकते हैं आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा या वाटर लॉस ज़्यादा हो जाएगा बॉडी से। तो मोस्ट ऑफ द वाटर जो होता है वो यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जाता है और उसमें हेल्प करता है ADH, जिसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। डायूरेटिक यूरिया फॉर्मेशन में वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है और जो यूरिन है वो ब्लैडर में जाके कलेक्ट हो जाता है, जो कि कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है। वो 4-5 गुना कंसंट्रेटेड होता है आपके फिल्ट्रेट से। ठीक है, आइए हम बात करें यहाँ पर कि जो फिल्ट्रेशन होता है रक्त का वो कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर होती है इसको हम कहते हैं बोमन कैप्सूल। इसी के अंदर ये जो एक नलिकाओं वाली स्ट्रक्चर होती है, एक गुच्छा बना होता है, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो जो फिल्टर करने में हेल्प करता है, ये दोनों ही हेल्प करते हैं। पहली बार फिल्ट्रेशन यहाँ से होगा, दूसरी बार फिल्ट्रेशन यहाँ से होगा। तो मैलपीजियन कॉर्पसल यानी कि ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल दोनों मिलकर रक्त को फिल्टर करने का काम करते हैं। इसको अगर हम ऐसे देखें तो पूरी जो स्ट्रक्चर है इसको हम ऐसे फॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट है
ग्लोमेरुलस वाला, ये बोमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस यानी कि मेल्पिजियन कैप्सूल जो होता है वो फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। तो मेल्पिजियन बॉडी भी कह सकते हैं आप उसको, या मेल्पिजियन कैप्सूल भी कह सकते हैं। अगर मेल्पिजियन बॉडी नहीं दिया होता है, ग्लोमेरुलस दिया है या बोमन्स कैप्सूल दिया है, तो फिल्ट्रेशन में आप उनका नाम लिख सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बोमन कैप्सूल्स एंड ग्लोमेरुलस दोनों को एक साथ मिलाकर क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर हम देख ही रहे हैं, बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिलाकर मेल्पिजियन ट्यूब्यूल कहा जाता है। तो मेल्पिजियन बॉडी या मेल्पिजियन ट्यूब्यूल या मेल्पिजियन कॉर्पसल इसका नाम हो सकता है। तो मेल्पिजियन बॉडी यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया गया है, दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, ऑन एन एवरेज द अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड बाय आवर किडनीज पर मिनट, हर मिनट हमारी जो किडनीज होती हैं उनसे कितना ब्लड बाहर निकलता है, अगर हम बात करें तो देखिए कितना ब्लड फिल्टर होता है पर मिनट, फिल्ट्रेशन पूछा गया है आपसे, तो ये होता है 1100 से 1200 ml पर मिनट, 1100 से 1200 ml पर मिनट। ये आप टर्म है एक जिसको आप याद करेंगे, 1100 से 1200 ml पर मिनट हमारी जो किडनी है उनके द्वारा ब्लड या रक्त का फिल्ट्रेशन किया जाता है। इतना ब्लड हर मिनट फिल्टर होता है। अब आप सोचिए पूरे दिन में जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 180 लीटर पर डे। अब यहाँ पर बात करें हम GFR, GFR का फुल फॉर्म होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि ग्लोमेरुलस से जो भी फिल्टर हो रहा है उसकी रेट क्या होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट GFR की वैल्यू, ये भी आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तो पर मिनट हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें टोटल पर डे कितना होता है तो 180 लीटर पर डे। आई होप इट इज क्लियर। लेकिन उसमें से भी आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताती हूँ, 1.5 लीटर पर डे सिर्फ बॉडी से बाहर निकलता है, जो यूरिन पास हो रहा है वो सिर्फ इतना सा पास हो रहा है, तो बाकी का कहाँ गया? तो बाकी का जो आपका पार्ट है जो भी फिल्ट्रेट का, उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये जो जितना भी ये रीनल पार्ट होता है ना, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए हमारे पास जो यूरिन होता है वो कंसंट्रेटेड अमाउंट में होता है। 180 लीटर ब्लड को फिल्टर किया जाता है पर डे, लेकिन अगर इतना ब्लड फिल्टर हो रहा है तो हमारी जो यूरिन है उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? लेकिन यूरिन की क्वांटिटी सिर्फ 1.5 लीटर पर डे ही होती है। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर इतना सा यूरिन पास आउट होता है इतने फिल्टर्ड में से, तो बाकी का कहाँ गया? तो बाकी का रीएब्जॉर्ब हो जाता है इन ट्यूब्यूल्स के अंदर जो होती हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप हैनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डिक्ट। टोटल अमाउंट कितना रह जाता है? सिर्फ 1.5 लीटर पर डे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आया आपके पास, व्हाट अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड आउट बाय एन एडल्ट ह्यूमन पर डे, एक वयस्क व्यक्ति के द्वारा कितनी मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है प्रतिदिन, ठीक है, पर डे। तो जैसा मैंने आपको बताया 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर ही यूरिन पास आउट किया जाता है, बाकी का सारा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, विच हार्मोन रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि अमाउंट ऑफ वाटर को रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, यानी कि रेगुलेट करता है पुनर्अवशोषण, पानी की पुनर्अवशोषण की मात्रा को रेगुलेट करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया उसका नाम था अभी ADH, अभी हमने पढ़ा ना ADH, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन उसका नाम है। आई होप ये आप याद रखेंगे, इसमें कहीं कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज कि ADH का दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन हार्मोन। तो ये इस रूप में भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ADH, या वैसोप्रेसिन जो है, अगर यहाँ पर आपको ADH नहीं दिया है तो वैसोप्रेसिन भी दिया जा सकता है ऑप्शन में, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एंटी डायूरिटिक हार्मोन। एंटी डायूरिटिक हार्मोन कौन किसको कहा जाता है? अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा गया। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, उसको एग्जामिनर किसी भी तरीके से घुमा सकता है। मेन चीज है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एडीएच की फुल फॉर्म अगर पूछी जाती है तो एंटी डायूरिटिक हार्मोन होता है। एंड बॉडी में यूरिन के कंसंट्रेशन को या रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को कौन नियंत्रित करता है? एंटी डायूरिटिक हार्मोन करता है, जिसको हम एडीएच भी कह रहे हैं। और एडीएच को हम किस नाम से जानते हैं? तो एडीएच को हम वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। आई होप इट इज क्लियर। एक ही क्वेश्चन बार बार घुमाकर कितने भी तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोसूरिया इज कॉज्ड। ग्लाइकोसूरिया एक डिजीज है और उसकी कॉज क्या होती है, उसका कारण क्या होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए हैं उसमें ऑप्शन नंबर 1 प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन थी। यहाँ पर मैं एक आपको ट्रिक बताना चाहूंगी। ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज का नाम आपने सुना है, तो ग्लाइको को आप ग्लूकोज से कनेक्ट कर दीजिए और आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज की मात्रा प्रेजेंट होती है तो उसको हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। मोस्टली जो यूरिन का कंपोजिशन होता है उसमें ग्लूकोज नहीं होता है, लेकिन अगर वहां पर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो वो एक डिजीज है, कॉज करता है और उसको कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। तो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन इज कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया। नेचर ऑफ यूरिन, यूरिन की जो नेचर होती है वो कैसा होता है? देखिए यूरिन जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 6 होती है। और आपको मालूम है कि 7 वाले न्यूट्रल कहलाते हैं और 0 से 7 तक जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो भी वैल्यू आ रही है हमारी यूरिन की, वो पीएच वैल्यू 6 होती है, इसलिए इसको एसिडिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिया इन ब्लड इज कॉल्ड। अगर किडनी का मेल फंक्शनिंग हो, यानी किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, किडनी की खराबी हो गई है, तो ब्लड में यूरिया का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं? यूरेमिया। ये जो डिजीज होती है वो कहलाती है यूरेमिया। नेक्स्ट, ए स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ यूरिन। यूरिन के अंदर एक स्मेल आती है कुछ टाइम के बाद, तो आप देखेंगे वो होती है अमोनिया की वजह से। वो जो स्मेल होती है उसकी एक स्ट्रॉन्ग स्मेल, पिक्यूलियर एक स्मेल होती है। पब्लिक टॉयलेट्स में आप मोस्टली देखेंगे तो वो लॉन्ग टाइम तक वहाँ यूरिन जो रहता है उसमें अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है, उसकी वजह से ये अमोनिया की गंध वहाँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट, येलो कलर ऑफ द यूरिन। यूरिन का जो येलो कलर है वो किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लिम्फ नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं, बाइल नहीं, यूरोक्रोम की वजह से उसका कलर पीला होता है। ये भी आपको याद ही रखना है, इसमें समझने वाली कोई चीज नहीं है। हीमोडायलाइसिस इज यूज्ड फॉर, हीमोडायलाइसिस की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल किडनी जिसको हम कहते हैं, या आपने सुना होगा डायलिसिस किया जाता है जिन लोगों की किडनी फेलियर हो जाती है जब तक उनको डोनर नहीं मिल जाता है। तो वो जो ट्रीटमेंट उनका किया जाता है या उसको हम कहते हैं डायलिसिस जो किया जाता है, वो प्रोसेस, उस मशीन को हीमोडायलाइसिस कहते हैं। तो हीमोडायलाइसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डायलिसिस से आपको समझ में आ रहा होगा, डायलिसिस किसका करते हैं? किडनी पेशेंट्स का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा किडनी पेशेंट। इसमें क्या होता है देखिए एक बार समझ लीजिए, जिन लोगों की किडनी फेल हो जाती है उनको एक आर्टिफिशियल मशीन्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। उनकी जो आर्टरी होती है उसको उस मशीन से कनेक्ट कर देते हैं, वहां से उनका ब्लड मशीन के अंदर जाता है। मशीन के अंदर एक डायलाइजिंग मटेरियल फ्लूइड भरा होता है और उसका जो आप कहें कंपोजिशन जो होता है वो आपके ब्लड के इक्वलेंट होता है। तो जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो वहां पर छूट जाते हैं और वहां से जो ब्लड प्योर होता है वो फिर वापस से आपके वेन के थ्रू आपकी बॉडी में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी से ब्लड को पास ऑन किया जाता है एक मशीन के अंदर, और वो जो मशीन होती है वो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन से बनी होती है, उसके अंदर मेम्ब्रेन्स होती हैं और फ्लूइड भरा होता है जिसको डायलाइजिंग फ्लूइड कहते हैं। वहाँ पर ऑस्मोसिस के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है वो तो वहीं रह जाता है और जो प्योर ब्लड होता है वो प्योरीफाइड ब्लड को वेन के थ्रू वापस आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस जो होता है वो हीमोडायलिसिस कहलाता है या डायलाइसिस कहलाता है। हीमोडायलिसिस का मतलब एक मशीन।
ठीक है, तो इस तरह से ये प्योरिफिकेशन के लिए काम में लिया जाता है जिनकी किडनी फेलियर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर यूरिकोटैलिक? इनमें से कौन सा ग्रुप है जो यूरिकोटैलिक होता है, जिनके अंदर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है? तो इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। अब आप यहाँ पर देखें तो अगर हम देखिए एक चीज़ यहाँ पर कॉमन है, लिजार्ड लिजार्ड लिजार्ड, ठीक है, तो लिजार्ड हो गए आपके पास रेप्टाइल्स, और उसके अलावा आप बर्ड्स की बात कर सकते हैं और इंसेक्ट्स की बात कर सकते हैं। तो मंकी तो देखिए मैमल्स हो जाता है, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं, ये तो रॉन्ग हो गया। यहाँ पर अगर हम बात करें काउस की तो ये भी रॉन्ग हो गया, और मैन की बात करें तो ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पर हम फिर हमारा जो राइट आंसर है वो है स्नेक, बर्ड्स एंड लिजर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज द अमाउंट ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे? पर डे कितने अमाउंट ऑफ यूरिया एक्सक्रीट आउट किया जाता है? यूरिया की क्वांटिटी, यूरिन नहीं, ठीक है, यूरिया, यूरिन नहीं है ये, यूरिया तो यूरिन तो जैसे मैंने आपको बताया था 1.5 लीटर पर डे एक्सक्रीट आउट किया जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं यूरिया कितने अमाउंट में बाहर निकाला जाता है। तो यूरिया का जो अमाउंट होता है वो कितना होगा, आप बताइए, किसी को आइडिया है? तो वो जो होता है वो करीब करीब 25 से 30 ग्राम यूरिया बाहर निकाला जाता है। कितने अमाउंट ऑफ यूरिया? 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया आपकी बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ये याद रखनी है आपको वैल्यू। यूरिन नहीं है, यूरिया पूछा गया है, जो कि यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो यूरिन का जो कंपोजिशन है उसमें यूरिया कितना होता है, यूरिन में यूरिया कितना होता है, तो यूरिया का अमाउंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 25 से 30 ग्राम पर डे। दो अलग अलग टर्म्स हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन यूरिन? यूरिन की पीएच वैल्यू कितनी होती है? जैसा मैंने अभी आपको बताया वो नियर अबाउट 6 होती है, इसलिए इसको एसिडिक माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस फॉर्म किडनी स्टोन? किडनी स्टोन जब बन जाते हैं तो उसमें कौन सा सब्सटेंस होता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कैल्शियम ऑक्जेलेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द किडनी स्टोन। किडनी स्टोन के लिए कौन सा सब्सटेंस रेस्पॉन्सिबल है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये भी आपको इसी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीनल कैलकुली। किडनी स्टोन के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, उसको हम कहते हैं रीनल कैलकुली। तो रीनल कैलकुली क्या है? किडनी स्टोन्स को हम रीनल कैलकुली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्चुरेशन मींस, मिक्चुरेशन क्या है? देखिए मिक्चुरेशन का मतलब होता है एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। यूरिन को पास आउट करने का जो प्रोसेस है उसको हम मिक्चुरेशन ऑफ कहते हैं। तो मिक्चुरेशन मींस एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन नहीं कहलाता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड नहीं कहलाता, कलेक्शन ऑफ यूरिन नहीं कहलाता, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस एक डिजीज है, और ये क्या होती है? ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलस से रिलेटेड होगी, तो यहाँ पर आप ढूंढ लीजिए कौन सा वर्ड है। फेलियर तो नहीं होगा, कैलकुली तो स्टोन होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, यहाँ पर ये जो वर्ड यूज हो रहा है ना, जैसे मैंने आपको बताया था ग्लाइकोसूरिया में, है ना, ग्लाइकोजन ग्लूकोज से रिलेटेड था। यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, इस वर्ड को ढूंढ लीजिए, ग्लोमेरुलाई, यानी कि किडनी में जो ग्लोमेरुलस होते हैं उनके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको कहा जाता है ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। आई होप कि ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।